हाँ तो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है वेक्टर्स। उसका नाम है वेक्टर्स। ये अपने 11 का बिल्कुल ही नया टॉपिक है और इस टॉपिक को करने के बाद में हमारा बेस बनेगा कौन से चैप्टर्स के लिए। जैसे जब हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स के अंदर वेक्टर्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस आएगी, तो इसके लिए अपने को वेक्टर करना बहुत जरूरी है। यहाँ से अपना क्या है कि काइनेमेटिक्स का और आगे के चैप्टर्स का पूरा बेस बन जाएगा। उसके बाद हम लोगों को वेक्टर क्यों जरूरी है, किस लिए हमें इस वेक्टर को पढ़ना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखो कि आप सब ने 10th के अंदर कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स की होगी, जिसके अंदर क्या है कि मान लो कि ये एक रिवर है और ये रिवर इस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रही है। तो अगर एक स्विमर इस रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मान लो ये स्विमर की वेलोसिटी है और वो फ्लो कर रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ पे अपने को जो टोटल वेलोसिटी है, टोटल नेट वेलोसिटी वो कितनी मिलेगी। देखो 6 किलोमीटर इस डायरेक्शन में और 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, तो हमें जो नेट मिलेगा वो मिलेगा 2 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में। और अगर ऐसा हो जाए कि मान लो यही अपनी रिवर है, इस बार रिवर इसी तरफ फ्लो कर रही है 4 किलोमीटर पर आवर से, और इस बार मेरा स्विमर भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है 6 किलोमीटर पर आवर में। तो इस बार ये दोनों वेलोसिटीज क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों वेलोसिटीज क्या करेगी, ऐड हो जाएगी और हमें नेट वेलोसिटी मिलेगी 6 किलोमीटर पर आवर। इस तरह के क्वेश्चंस आपने 10th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर सॉल्व किए होंगे। लेकिन अब हमारे पास में जो प्रॉब्लम आ रही है वो बिल्कुल नए तरीके की प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या है कि वेक्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। अगर हमारे पास प्रॉब्लम ये आए कि देखो इस कंडीशन में जो हमारा स्विमर है वो क्या है, अपस्ट्रीम स्विम कर रहा है, मतलब कि रिवर करंट के अगेंस्ट डायरेक्शन में, और इस कंडीशन में जो हमारा स्विमर है वो डाउन द स्ट्रीम स्विम कर रहा है रिवर करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि यही रिवर 4 किलोमीटर पर आवर से इसी तरफ चल रही है और मेरे स्विमर को इस बार ना डाउन स्ट्रीम जाना है ना अपस्ट्रीम जाना है, इस बार उसे अक्रॉस द रिवर जाना है, तो फिर क्या करूंगा मैं। अब इस बार मैंने जो 10th के अंदर जितना भी पढ़ा था वो सारी की कोई भी मेरा कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। इसी के लिए मुझे क्या है कि वेक्टर की जरूरत पड़ती है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स और इस तरह की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए हमें क्या है कि वेक्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद में हम अपने स्टार्ट करते हैं अपना वेक्टर। अब अपने स्टार्ट करेंगे अपना वेक्टर। तो इससे पहले के चैप्टर में और आपके 9th 10th के अंदर भी आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, मोमेंटम, उसके बाद में जितनी भी जो फिनोमिना है जिनको हम मेजर करते हैं, ठीक है, किस पे कितना फोर्स लग रहा है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, कितनी वेलोसिटी या कितनी स्पीड के साथ में वो जा रहा है, ये वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, इन सबको हम क्या बोलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज। ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज, जो हमारे तरफ जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज हो रही है उन सबको मेजर करने का, ठीक है, उनको लिखने का जो तरीका है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटीज, और एक होता है वेक्टर क्वांटिटीज। ये दो तरीके से अपने क्या है कि क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है? वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है,
एक नंबर हो, एक वैल्यू हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। जैसे कि वर्क। अब मैं वर्क के लिए क्या लिखता हूं कि मैंने 5 जूल वर्क किया, 10 जूल वर्क किया, और मैं जब 5 जूल 10 जूल वर्क लिख दूंगा, अगर मैं वर्क को 10 जूल के अंदर लिख दूंगा, तो इतनी इंफॉर्मेशन क्या है कि सफिशिएंट है किसको? वर्क को डिफाइन करने के लिए 10 जूल। इसके अलावा मुझे कोई और यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके तहत डिस्टेंस, मैंने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, मान लो 10 किलोमीटर, तो उसके बाद भी मुझे कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। मेरी जो ये फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस है, इसको मैंने सफिशिएंटली एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज के पास में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? अकेला और अकेला क्या होता है? मैग्नीट्यूड। लेकिन जब हम बात करें हमारी वेक्टर क्वांटिटीज की, जब हम बात करें हमारी वेक्टर क्वांटिटीज की, तो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज के पास में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा। जैसे कि अब स्केलर क्वांटिटी से एग्जांपल अगर अपने लेके समझे, तो देखो कि अगर अपने बाजार में जाएं और वहां पे किसी को बोले कि भाई हमें 10 किलो प्याज चाहिए या 10 किलो पोटैटोज चाहिए, ठीक है, या कोई भी चीज जो हमें चाहिए हो, 10 किलो 5 किलो, तो अगर मैं उसे बोल दूंगा कि वहां मुझे 5 किलो ये चीज चाहिए या मुझे 5 किलो आलू चाहिए, तो वो उतनी इंफॉर्मेशन उसके लिए सफिशिएंट है कि सामने वाला भी समझ जाएगा, और क्या है कि मेरी जो चीज है वो सफिशिएंट है, वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैंने उसको दे दी है, ठीक है। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटीज, अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपका कोई फ्रेंड आपको अपने घर पे इनवाइट करे और वो आपको बोल दे कि भाई मेरे घर से तुम्हारे घर के जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर में नहीं, चलो अपने ये बोलते हैं 100 स्टेप्स, कि अगर आपको बोला जाए कि आपका फ्रेंड है और आपके घर के बीच में और उसके घर के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 स्टेप्स की, तो क्या इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है आपको उसके घर पे पहुंचने के लिए? कि आप इतनी इंफॉर्मेशन के अंदर उसके घर पे पहुंच सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अब आपको ये नहीं पता कि आपको 100 स्टेप्स जो है वो किस तरफ लेने हैं। एक बार मिटा रहा हूं मैं इसको। आपको जो 100 स्टेप्स है वो किस तरफ ले रहे हैं? मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है राम, और आपको उसके एक फ्रेंड है राम और एक फ्रेंड है श्याम। आपको राम को शाम में घर पे जाना है, और श्याम ने राम से बोला कि मेरे जो घर की डिस्टेंस है वो मान लो 100 स्टेप्स है, 100 स्टेप्स है। लेकिन अब जो राम है वो 100 स्टेप्स किस तरफ में ट्रेवल करेगा, ये भी तो जरूरत है। जब तक उसे डायरेक्शन नहीं बताई जाएगी, जब तक उसे डायरेक्शन नहीं बताई जाएगी, तो क्या सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है राम को श्याम के घर पे पहुंचने के लिए? नहीं। 100 स्टेप्स वो इस तरफ भी चल सकता है, इस तरफ भी चल सकता है, इस तरफ भी चल सकता है, इस तरफ भी, कहीं भी। तो इस केस के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि 100 स्टेप्स किस तरफ चलने हैं, मतलब किस डायरेक्शन में जाना है। मतलब ये बहुत जरूरी है कि बताने के लिए कि आपको किस डायरेक्शन में आप ट्रेवल करोगे तो आप वहां पहुंचोगे। मतलब कि विदाउट डायरेक्शन आपकी ये फिजिकल क्वांटिटी इनकम्प्लीट है, ये प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। आपने देखा होगा कि हम अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर लिखते हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आपको, स्केलर, वेक्टर। तो स्केलर के लिए सिंपली यही लिखा जाता है कि वर्क के लिए लिखा 10 जूल, स्पीड के लिए लिखा 10 मीटर पर सेकेंड या कुछ भी, ठीक है। डिस्टेंस के लिए लिखा तो 5 मीटर। लेकिन जब हम वेक्टर क्वांटिटीज को लिखते हैं, जैसे कि फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों रहेगी, तो मैं क्या लिखता हूं? मान लो मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो मैं उसके साथ में लिखता हूं अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, या फिर क्या है, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स साउथ, किसी भी तरफ, ठीक है। उसी की तरह अपनी और भी बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसके लिए क्या है कि मुझे ये बताना पड़ता है कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ के अंदर है, ठीक है। तो यही सब ये डिफरेंस है स्केलर क्वांटिटीज के बीच में, वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में। स्केलर क्वांटिटीज के पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होती है, एक नंबर होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज के पास में
वो वैल्यू प्लस डायरेक्शन भी होती है, और यही दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का डिफरेंस है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, कि हम एक वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से उसे लिखा जाता है। तो बेटा देखो कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहली बात कि मान लो कोई भी वेक्टर है, अगर मुझे उसे लिखना है तो सबसे पहले क्या होगा कि मान लो वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए को लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर के ऊपर एक एरो लगाऊंगा, और ये जो एरो का जो साइन है, एरो का जो साइन है वही क्या है कि मेरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसी वेक्टर के ऊपर हम क्या है, किसी भी वेक्टर को एक एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो आपको बहुत सारी जगह इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है कि कहीं पे लिखा हो अगर कि ए 4 यूनिट्स, वेक्टर ए 4 यूनिट्स साउथ, मोड ए 4 यूनिट्स, और एक क्या है कि वेक्टर को एक इस तरीके से डार्क ए बनाया हो। तो देखिए अगर ओनली ए लिखा गया है, इसके ऊपर कोई भी एरो नहीं लगी हुई, इसका मतलब ये सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड, इसके पास में डायरेक्शन नहीं है। और अगर ए के ऊपर एरो भी लगी हुई है तो देखो उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ साउथ उसकी डायरेक्शन भी लिखी गई है। तो वेक्टर को आप इस तरीके से लिखोगे, जब वेक्टर मतलब ये चीज क्या है, वेक्टर है। नेक्स्ट जो है वो है मोड ए। मोड ए जो है इसका मतलब क्या होगा, ये भी मोड का मतलब भी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये भी ओनली एंड ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड। और कुछ बुक्स बेटा सिर्फ क्या करती है, कुछ बुक्स क्या करती है कि वेक्टर को बोल्ड लेटर्स, काफी सारी बुक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वेक्टर को बोल्ड लेटर्स, ऐसे बोल्ड ए बना होगा, बोल्ड बी बना होगा, उसका मतलब भी वेक्टर ही है। बहुत सारी बुक्स वेक्टर को इस तरीके से भी लिखती है। तो ये भी एक वेक्टर है। अगर ऐसा लिखा आए तो इसका मतलब इसके पास में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अपने देखेंगे कि अपने एक वेक्टर को ग्राफिकली किस तरीके से बनाते हैं। ग्राफ जो वेक्टर का है वो किस तरीके से बनाते हैं, उसको किस तरीके से स्टडी करते हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। अगर मुझे वेक्टर को ग्राफिकली बनाना हो, मेरी बुक्स के अंदर जो मेरा वेक्टर है वो किस तरीके से बनाया जाता है कि मैं वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करता हूं, एक एरो से रिप्रेजेंट करता हूं। मान लो ये जो एरो है, ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है P, और मेरी ये जो एरो है वो एक वेक्टर A को रिप्रेजेंट करती है। मेरी जो ये एरो है ये एक वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो इस एरो की जो लेंथ है OP, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। और इस वेक्टर का जो ये जो हेड है, ये जो हेड है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को। ये जो हेड है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को। इससे डायरेक्शन दी जाएगी इस वेक्टर की। ठीक है, और एक बात जो आपको ध्यान में रखने वाली है कि वेक्टर के इस पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और वेक्टर के इस पॉइंट को हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। मतलब कि वेक्टर यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे टर्मिनेट करता है, टर्मिनल। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या है कि ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए क्या, कि वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ ऑफ द जो एरो की जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। और क्या है कि जो वेक्टर का जो हेड है वो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर की डायरेक्शन को।
इस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इस पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। अब एक बात जो ध्यान में रखने वाली है, अब अगर मुझे बोला जाए कि मुझे 5 न्यूटन फोर्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। मान लो मेरी 5 न्यूटन फोर्स, मेरे पास फोर्स है एक 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट ये लग रही है, तो मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर बना दूंगा इसमें। तो इसका मतलब इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, जिस तरफ ये वेक्टर पॉइंट करेगा, वही जो क्या है मेरे फोर्स की डायरेक्शन है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरी वेक्टर की जो लेंथ है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बेटा ये मैग्नीट्यूड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करती है, या अपने इसको किस तरीके से वेक्टर को अपने क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इस लेंथ का यूज करके। देखो अगर मैं ये लिख दूं, अगर मैं इस वेक्टर की लेंथ को ले लूं 5 सेंटीमीटर, और मैं बोलूं कि 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर का अगर मैं ये स्केल ले लूं कि 1 सेंटीमीटर का जो मतलब है वो 1 सेंटीमीटर कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 न्यूटन। दैट मीन्स कि अगर मेरे इस वेक्टर की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि मेरा ये वेक्टर कितनी फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 न्यूटन। तो देखो अब मैं दोनों चीजें एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। मैंने लेंथ से मैग्नीट्यूड भी एक्सप्लेन कर दिया और डायरेक्शन मेरा एरो का हेड तो एक्सप्लेन कर ही रहा है। तो इस तरीके से क्या करता है कि मैं अपने वेक्टर्स को एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है, इस बात को समझिए, ये बात आपको हर वेक्टर के अंदर यूज आएगी। कि मान लो मेरे पास एक वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये, और ये मान लो 5 मीटर, ये 5 मीटर की मैग्नीट्यूड को या लेंथ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डायरेक्शन मेरा ये हेड देगा, मतलब जिस डायरेक्शन में मेरा ये हेड होगा वेक्टर का, वही मेरे वेक्टर की डायरेक्शन होगी। लेकिन मैं इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करता हूँ, अपने इसको लिखते किस तरीके से। देखो मैं मान लो कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो जो डायरेक्शन है, जो एंगल है, वो किस तरह से दिया जाएगा, वो एंगल जो ये वेक्टर इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ बनाएगा, वही मेरे इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। मैं डायरेक्शन को एंगल्स में लिखूंगा ना, तो एंगल कहां से मेजर करूंगा, हमेशा एंगल मेजर करूंगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ मेरा वेक्टर जो एंगल बनाएगा, वही मेरे वेक्टर की डायरेक्शन होगी। और अब आगे अपने जो भी इसके अंदर पढ़ेंगे, उसके अंदर कम से कम एक वेक्टर इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और अपने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ ही सभी सारी की सारी जो एंगल की मेजरमेंट्स है वो अपने करते हैं। तो इससे पहले अपने को पढ़ना है, आपने आगे बढ़े, इससे पहले अपने को पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर्स के टाइप क्या क्या है। तो अब अपने बच्चों पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर के टाइप क्या क्या है। तो देखो वेक्टर का सबसे पहला टाइप फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर। मैंने आपको वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बारे में बताया था। जो वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट, तो वो वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट्स फिक्स्ड है, वो क्या है, सभी वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर्स, ठीक है। ये जो इसको अपने वेक्टर की टेल भी बोलते हैं और इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं। तो अगर ये फिक्स्ड रहेगा तो वो वेक्टर मेरा किस टाइप का होगा, फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर। तो उसी तरह से मेरा दूसरा टाइप है फ्री और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। तो मेरे वो वेक्टर्स जिनके अंदर मेरा ये इनिशियल पॉइंट फ्री है, मेरा ये इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, उन वेक्टर को मैं क्या बोलता हूं, फ्री और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। आगे देखेंगे
आगे देखेंगे हम सी टाइप, इक्वल वेक्टर्स। तो देखो बच्चों, मैं यहां पे एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, और एक वेक्टर मैंने और ड्रॉ किया इस। तो देखो इन दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ है ये भी इक्वल है, और इनकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम है, दोनों पैरेलल ना एक दूसरे के, तो डायरेक्शन भी क्या है, सेम। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों क्या हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन हो, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, उन वेक्टर्स को मैं क्या बोलता हूं, इक्वल वेक्टर्स। क्या वेक्टर्स बोलता हूं, इक्वल वेक्टर्स। और अगर क्या हो, और इसी में अपने इसका अगला टाइप देखते हैं डी, अनइक्वल वेक्टर्स। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये आप समझ गए होंगे कि अगर मेरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड या फिर वेक्टर या फिर डायरेक्शन या फिर दोनों अगर सेम नहीं है, इसका मतलब वो सारे वेक्टर्स किस टाइप के वेक्टर्स होंगे, अनइक्वल वेक्टर्स। अगर डायरेक्शन भी, अगर मान लो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, मान लो अगर दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, मान लो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, अगर दोनों ही चीजें अलग अलग है, तो वो कैसे वेक्टर्स बन गए, अनइक्वल वेक्टर्स। आई बात समझ में? तो पैरेलल वेक्टर्स, तो देखो बच्चों इसके अंदर आपने देखो कि मेरे ये वेक्टर्स देखो, वो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो, वो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो, उनको मैं क्या बोलता हूं, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ही सेम चाहिए, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले अपने इक्वल वेक्टर्स पढ़े थे, उसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों सेम होती है। इसका मतलब जो मेरा इक्वल वेक्टर है वो दो, अगर मान लो दो वेक्टर्स मेरे इक्वल है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली पैरेलल होगी क्योंकि डायरेक्शन सेम है ना। लेकिन मेरे वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होंगे। अगर अलग अलग मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स भी अगर सेम डायरेक्शन के अंदर हो तो मैं उनको क्या बोलूंगा, उनको मैं पैरेलल वेक्टर ही बोलूंगा। आगे बात समझ में? तो इसके बाद में मेरा अगला टाइप है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, जस्ट इसका उल्टा, कि अगर मेरे वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स है, नो मैटर इफ दे आर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, क्या हो, उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। डायरेक्शन अपोजिट होते ही क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो इसके बाद में अपने अगला टाइप, इसके बाद अपने देखते हैं अगला टाइप। अगला टाइप जो मेरा है वो आएगा कोलिनियर वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स अलोंग दी सेम लाइन हो, मान लो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स अलोंग दी सेम लाइन हो तो मैं उन वेक्टर्स को क्या बोलता हूं, कोलिनियर वेक्टर्स। उन वेक्टर्स को मैं क्या बोलता हूं, कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, उसी तरीके से अगला टाइप है अपना कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर मेरे सेम प्लेन के अंदर फॉल करते हैं तो क्या हो जाएंगे, वो कोप्लेनर वेक्टर्स। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो मेरे ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो अगर ये दोनों सेम प्लेन के अंदर, अगर ये दोनों सेम प्लेन के अंदर है तो मैं इनको क्या बोलूंगा, ये दोनों कोप्लेनर है। तो देखो बच्चों, क्या ये दोनों वेक्टर्स एक सेम प्लेन के अंदर आ सकते हैं? देखो दोनों के दोनों सेम प्लेन के अंदर आ गए ना। अगर मैं इनको इस तरीके से कर दूं तो देखो सेम प्लेन के अंदर, इस तरीके से कर दूं सेम प्लेन के अंदर
तो इन दो वेक्टर्स को आप किसी भी तरीके से आप मैनेज कर लीजिए, या किसी तरीके से भी ये वेक्टर का ओरिएंटेशन हो, ये हमेशा सेम प्लेन के अंदर रहेंगे। तो ये बात नोट करने की है कि एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर्स। कोई भी दो मेरे वेक्टर्स हों, वो हमेशा, कोई भी दो वेक्टर हो वो हमेशा कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। अब देखिए, अगर दो वेक्टर की जगह अगर मैं तीन वेक्टर का यूज करूं, तो अगर मैं इनको इस तरीके से होल्ड करता हूं, देखिए सेम प्लेन में ये तीन वेक्टर्स सेम प्लेन में आ गए, ऐसे बना दूं सेम प्लेन में आ गए। लेकिन अगर मैं इनको इस तरीके से बनाऊं तो मेरे ये दो वेक्टर्स तो सेम प्लेन के अंदर आ रहे हैं, लेकिन मेरा ये वेक्टर क्या है, इस प्लेन के अंदर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 or more than 3 vectors can be or may be or may not be कोप्लेनर। वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और कोप्लेनर नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, लेकिन दो वेक्टर अगर होंगे तो वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। तो ये एक टाइप आपका इसका हो गया। उसके बाद में अपने आगे और देखेंगे। कंकरेंट वेक्टर्स, अगला जो मेरा कंकरेंट वेक्टर्स। तो देखो बच्चों, अगर मेरे कोई दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन, मतलब कि इनिशियल पॉइंट अगर सेम है, तो वो वेक्टर्स किस तरीके के वेक्टर्स होंगे मेरे, कंकरेंट वेक्टर्स। जैसे कि मान लो ये एक पॉइंट है, तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है, एक इस तरफ F1, एक इस तरफ F2 और एक इस तरफ F3। तो ये तीनों के तीनों वेक्टर जो मैंने फोर्स के बनाए हैं वो किस टाइप के वेक्टर हैं, कंकरेंट वेक्टर्स। आई बात समझ में। और इसके बाद में अपने अगला टाइप देखेंगे, ये हो गए हमारे कंकरेंट वेक्टर्स। तो कंकरेंट वेक्टर्स के बाद हमारा एक टाइप आएगा नेगेटिव वेक्टर्स। ये किस टाइप का वेक्टर है, तो देखो बच्चों, नेगेटिव वेक्टर के अंदर क्या होगा। अब एक बात आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि कोई भी वेक्टर अकेला ये आप ये बात समझिए कि नेगेटिव वेक्टर अकेला इंडिविजुअली कुछ नहीं होता। आप कोई भी वेक्टर खुद से कोई नेगेटिव वेक्टर नहीं होता। नेगेटिव वेक्टर हमेशा किसी वेक्टर का ही वेक्टर होता है। और ये क्या है, एक कंपैरेटिव टर्म है। ये क्या है, एक कंपैरेटिव टर्म। मान लो कि ये वेक्टर एक वेक्टर है इस डायरेक्शन के लिए, वेक्टर ए। तो इस वेक्टर ए का एक नेगेटिव वेक्टर अगर इसी की सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मैं एक वेक्टर बनाऊं, तो वो क्या होगा, इसका नेगेटिव वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो क्या है कि ये जो वेक्टर बी है वो ए का नेगेटिव है। लेकिन अगर देखो बच्चों, अगर मैं इस वेक्टर बी को अकेला बनाऊं तो क्या मैं इसको नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ बोल सकता हूं? खुद से क्या नेगेटिव और खुद से क्या पॉजिटिव होगा। मतलब कि जो नेगेटिव वेक्टर है वो एक कंपैरेटिव टर्म है, एक कंपैरेटिव टर्म है। मैं एक वेक्टर, अगर एक वेक्टर है तो उसका नेगेटिव क्या होगा, ए वेक्टर विच विल बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, वो उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होगा। उसी तरीके से अपने अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप देखते हैं बच्चे, तो देखिए आप, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब देखिए, यूनिट वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, ए वेक्टर whose magnitude is unity मतलब 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो 1
और जिसकी डायरेक्शन हो, उसकी डायरेक्शन क्या हो, किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर, तो हम उसे उस वेक्टर का क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। जैसे कि इस बात से आप समझ पाएंगे कि मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, अब इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 और उसकी डायरेक्शन इस वेक्टर ए की डायरेक्शन के अंदर होगी, तो वो वेक्टर इस वेक्टर का, इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। यूनिट वेक्टर को मैं किस तरीके से लिखता हूं, अब देखो ये मेरा वेक्टर ए है, मैं मैग्नीट्यूड को किस तरीके से लिखता हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये कंप्लीट वेक्टर को मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता हूं, तो मैग्नीट्यूड को मैं किस तरीके से लिखता हूं, सिंपली ए या मोड ए, मोड ए। ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए अब मैं क्या करूंगा, एक यूनिट वेक्टर लिखूंगा। तो यूनिट वेक्टर को मैं किस तरीके से लिखूंगा, इस ए के ऊपर एक कैप लगा दूंगा। यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको अपने कैसे रीड करते हैं, ए कैप। तो ए कैप का मतलब क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। ये किसका यूनिट वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ काम क्या है, डायरेक्शन बताना। इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये रहा और इस वेक्टर की डायरेक्शन ये यूनिट वेक्टर बताएगा। आई बात समझ में। अब देखिए इस तरीके से मान लो एक पॉइंट ए है, ये आपका घर, ये पॉइंट बी ये आपके फ्रेंड का घर। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे मैं एक यूनिट वेक्टर बना दूं, एक यूनिट वेक्टर बना दूं, मान लो एक्स क्या है, तो अब क्या है, ये यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। मैग्नीट्यूड का कोई अता पता नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है, डायरेक्शन। कि डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ। मैग्नीट्यूड जो होगा वो मैग्नीट्यूड देखो, वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड अपने इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर। तो द सोल सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट वेक्टर इज टू गिव द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। जिस वेक्टर का यूनिट वो यूनिट वेक्टर होगा, वो यूनिट वेक्टर उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में। तो ये आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इसके बाद बच्चों एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही जरूरी है आपके करने के लिए। इससे आपके बहुत सारे क्या है कि आगे जो हम अप्रोचेस लगाएंगे न्यूमेरिकल के अंदर या कुछ लॉज अपने पढ़ेंगे, तो इस बात को आप समझ लोगे अच्छे तरीके से तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो इस टॉपिक का नाम है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स की पैरेलल शिफ्टिंग। वेक्टर्स की पैरेलल शिफ्टिंग क्या होगी, देखिए अगर मान लो मैं एक वेक्टर बनाऊं यहाँ पे ये, तो अगर मैं इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहां पर बना दूं तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। देखिए मैंने क्या किया, इसको इसकी पैरेलल लाइन के अलोंग ही तो मैंने शिफ्ट किया है। इसकी पैरेलल लाइन के अलोंग अगर मैं इसको यहां से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो इसमें कुछ फर्क पड़ने वाला है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। एक वेक्टर इस तरीके से मैं बनाऊं, इसको उठा करके मैं यहां बना दूं, तो अगर मैं इसको इसकी पैरेलल लाइन के अलोंग शिफ्ट करता हूं, अगर मैं इसकी पैरेलल लाइन के अलोंग शिफ्ट करता हूं, देखो बच्चों, तो इस वेक्टर में कुछ डिफरेंस पड़ेगा, इस वेक्टर की कोई डायरेक्शन कोई मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस आने वाला है, कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। आगे देखते हैं, मान लो एक फोर्स F इस तरफ लग रही, अगर मैं इसी फोर्स को शिफ्ट करके इस तरफ से बना दूं, अगर मैं इसी फोर्स को इस तरफ बना दूं, इस फोर्स को मैं इस तरफ बना दूं, तो क्या इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज हुआ, क्या इस फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, क्या इस फोर्स की डायरेक्शन चेंज हुई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि मैं क्या इस फोर्स को इस तरीके से शिफ्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, फोर्स के केस के अंदर आपको ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर डिस्प्लेसमेंट को, अगर मान लो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, अगर ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है तो क्या है, मैं इसको इस तरीके से भी शिफ्ट कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डिस्प्लेसमेंट के केस के अंदर अपने वेक्टर को इस तरीके से शिफ्ट करना, फोर्स के अंदर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन
इस केस के अंदर अपने शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। उस वेक्टर को उसी की लाइन के अलॉन्ग, उसी की डायरेक्शन के अलॉन्ग अगर आप शिफ्ट करते हो तो उस शिफ्टिंग से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी शिफ्टिंग करने की वजह से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या है कि सॉल्व हो जाती है। ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये आपकी होगी पैरेलल शिफ्टिंग। इसके बाद नेक्स्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल वेक्टर, ये ध्यान देने वाली। देखो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक डिग्री, डिग्री, 150 डिग्री। पर अगर अपने से पूछा जाए कि एंगल, कोई दो वेक्टर्स के बीच में एंगल तो दिए, आप बोलो एंगल तो दिए नहीं, जो करेक्ट मेथड क्या है, हमें जब भी कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो या तो हमें उनको हेड टू हेड ज्वाइन करना है, या फिर उनकी टेल टू टेल ज्वाइन करना है। आगे बात समझ में, कोई भी दो वेक्टर्स को के बीच का एंगल निकालने के लिए हमें यहाँ तो हेड टू हेड ज्वाइन करना पड़ेगा या उनको टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे टेल टू टेल ज्वाइन है, तो इनके दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। इस केस के अंदर यहाँ पे हेड टू हेड या हेड टेल टू टेल ज्वाइन नहीं है, यहाँ पे हेड एंड टेल ज्वाइन है। तो अपने को क्या करना, अभी अपनों ने पढ़ा है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? तो अपने क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर को अगर उठा करके मैं यहाँ बना पैरेलल शिफ्ट करूं तो कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन, तो अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इन दोनों के बीच, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। आगे बात समझ, यहाँ पे दोनों वेक्टर्स हेड टू हेड ज्वाइन है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब देखो इस वेक्टर को, ये वेक्टर भी क्या है, टेल टू हेड ज्वाइन है, लेकिन मुझे हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइन करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, किसी एक को, किसी को भी आपका मन करे उसको शिफ्ट करना, इसको शिफ्ट करना, इसको शिफ्ट करना। तो ये एंगल अगर पूरा यहां तक 150 है तो ये एंगल कितना होगा, 50 डिग्री। आप इसको इस तरीके से भी शिफ्ट कर सकते थे, आप इसको किसी मर्जी को शिफ्ट कर लीजिए, इसको इस तरीके से भी शिफ्ट कर लीजिए। इस तरीके से शिफ्ट कर लीजिए। तो ये एंगल कितना है, 150, ये एंगल कितना होगा, दोनों केसेस के अंदर, दोनों से किसी भी तरीके से कर लीजिए, आंसर आपका हमेशा सेम आने वाला है। चलिए इसके बाद में आपका एक टॉपिक, तो बेटा अगला टॉपिक अपना है एडिशन ऑफ कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। तो ये क्या चीज है, इसको समझेंगे कि मान लो मेरे पास में दो कोलिनियर ए और दोनों इन द सेम लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों मेरे क्या कोलिनियर वेक्टर्स। एक वर्ड आपको समझना पड़ेगा और एक वर्ड आपको वेक्टर के अंदर बार बार सुनने को भी मिलेगा, जो कि है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होता है, तो देखो जो काम ये दोनों वेक्टर्स मिलके करते हैं
जो काम ये दोनों वेक्टर्स मिलके करते हैं, मतलब कि द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दिस बोथ वेक्टर्स विल हैव व्हेन दे विल बी एक्टिंग साइमल्टेनियसली, जब ये दोनों एक साथ काम कर रहे होंगे तो जो इफेक्ट इनका होगा, अगर वही सेम इफेक्ट हमें एक सिंगल वेक्टर से मिल जाए तो वो वेक्टर क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर को अपने आर से लिखते हैं और वो हो जाएगा ए प्लस, मतलब कि रिजल्टेंट जो मेरा वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन इन दोनों के अलोंग होगी, है ना। मतलब कि इन दोनों का जो रिजल्ट है, इन दोनों का जो रिजल्ट है, जो काम, जो एक्शन ये दोनों मिलके करते हैं, वो जो काम है वो मेरा ये रिजल्टेंट वेक्टर अकेला करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपने यहां देखें, एक वेक्टर इधर अभी भी दोनों कोलिनियर और एक वेक्टर इधर, अगर ये ए है और अगर ये बी है, तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, इस बार दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। ध्यान से देखो, इस बात को भी समझो, इस बात को भी समझो कि देखो ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो इस बार जो ऐड होके जो आ रहा है वो देख लीजिए आप। तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, ये मेरा रिजल्टेंट है। उसी तरीके से अगर मैं पैरेलल वेक्टर्स के केस के अंदर देखूं, अगर ये मेरा वेक्टर पैरेलल और ये एक मेरा वेक्टर पैरेलल, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा मेरा एक ऐसा वेक्टर जो कि कंबाइंड इफेक्ट देगा इन दोनों वेक्टर्स का, जो कि एक कंबाइंड इफेक्ट देगा इन दोनों वेक्टर्स का। अगर मेरा केस इस तरीके से बन रहा हो भाई, ए बी, तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या आने वाला, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या आने वाला है, ए प्लस, ठीक है। तो ये क्या है, ये किस तरीके से, ये क्या है कि मेरा एडिशन ऑफ कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। इस बात के अंदर आपको एक और बात समझनी पड़ेगी कि देखो ये ए प्लस बी के बीच में जो प्लस दिख रहा है आपको, ये प्लस आपको बहुत फेमिलियर लग रहा होगा, लेकिन एक बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि ये जो मेरा प्लस है वो आपके सिंपल अर्थमेटिक एडिशन वाला प्लस नहीं है। ये जो प्लस है वो मेरा सिंपल अर्थमेटिक एडिशन वाला प्लस नहीं है। ये कौन सा प्लस है, ये कौन सा एडिशन का साइन है, ये वेक्टर एडिशन का साइन है। तो ऐसा नहीं करना है कि बस ए वेक्टर को उठाया, बी वेक्टर को उठाया। अब आगे जो आप केसेस आप अपने आएंगे तो क्या है कि अपने इस बात को समझ, अपने बच्चे समझ में आएगी कि वेक्टर को वेक्टर के तरीके से ही ऐड करते हैं, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं। सिंपली वेक्टर्स को इस प्लस को देख के सिंपल ऐसे 2 + 3 नहीं कर देना है, ठीक है। इन वेक्टर्स को देख के 2 + 3 सिंपली नहीं करना है। वेक्टर एडिशन इसीलिए आपको अभी बताया जाएगा कि वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका क्या क्या है, तो आगे अपने देखिए। तो ये तो अपने से कोलिनियर और पैरेलल, ठीक है भाई। लेकिन अगर मेरे वेक्टर्स, अगर मेरे कोई दो वेक्टर्स इंक्लाइंड, अगर मेरे वेक्टर इंक्लाइंड हो तो मैं क्या क्या करता हूं, तो इफ वेक्टर्स आर inclined to each other, कि वेक्टर्स आर inclined to each other, अगर मेरे वेक्टर्स इंक्लाइंड हो तो हम क्या क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या है कि ऐसे वेक्टर्स जो कि एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है, कुछ एंगल के ऊपर है, उनको ऐड करने के लिए हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, कुछ लॉ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लॉ जो हम पढ़ेंगे वो हमारा कौन सा लॉ है, उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स और लास्ट में हम पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो हम ट्राइंगल लॉ से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आप देखिए
कि मान लीजिए ये एक इस टाइप की रोड, ये एक इस टाइप की रोड है और आप यहां पे एक कार में, चलो एक कार में बैठे, एक कार में बैठे और इस तरफ से एक ट्रक आपको F4 से इधर खींचता है, F1 से, और एक ट्रक आपको एक F4 से इस तरफ खींचता है। तो आप देखिए कि जबकि एक आपको इस तरफ खींचेगा और एक आपको इस तरफ खींचेगा तो ऑटोमेटिकली आप किस तरफ मूव करो, आपका जो मोशन है वो ऑटोमेटिकली इस तरफ चला जाएगा। आपका जो मोशन है वो ऑटोमेटिकली इस तरफ है, आप ऑटोमेटिकली इस तरफ मूव कर जाओगे। इस बात को आप समझिए। अगर आपको कोई जो चीज, आप मान लो आप यहाँ पे खड़े और आपको अगर कोई एक इस तरफ खींचे, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई अगर मुझे इस तरीके से, अगर मुझे एक जना इस तरफ खींच रहा है और एक मुझे इस तरफ खींच रहा है, तो मैं ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में मूव कर जाऊंगा। बात को समझ रहे हो? ठीक है, तो इस बात को समझिए। अब इस बात को, इसी कंसेप्ट को अपने थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, इसी कंसेप्ट को, क्योंकि ये एक्चुअल में आपकी वेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग को शेप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप समझिए। अब देखिए आप क्या करते हो, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। आप क्या करते हो, पॉइंट A से पॉइंट B पे मूव करते हो और फिर कोई आपको इस तरफ खींचता है। आगे बस में आप पहले A से B मूव करते हो और B से C पर आपको कोई खींचता है, तो आपका मोशन कुछ इस तरह से दिखाई देने वाला। अब देखिए कि यही चीज दोबारा रिपीट होती है, लेकिन इस बार थोड़े अलग वे में। आप इस बार क्या करते हो, यहां से चलते हो, यहां पहुंचते हो तो कोई आपको इस तरफ खींचता है, ठीक। उसके बाद में आप फिर से, इसको दोबारा ड्रा कर रहा हूं, आप यहां से चले और फिर आपको किसी ने इस तरफ खींचा, उसके बाद आप फिर से यहां चले और फिर आपको किसी ने यहां खींचा, तो आपका मोशन इस बार ऐसा दिखेगा। आप पहले यहां से यहां गए और फिर आप सी पर गए, ठीक है। अगर ये सेम चीज अगर आप सी के अलोंग करके दिखेंगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। इस बार क्या हुआ, आप इतना मूव किए और फिर आपको किसी ने इस तरफ खींच लिया, फिर आप इतना मूव किए और आपको इस बार किसी ने इस तरफ खींच लिया, तो आप पहुंच गए सी। इस बार आपका मोशन इस तरीके से होगा। लेकिन अगर क्या हो कि आप एक साथ मूव करें, आप एक साथ मूव करें और एक साथ आपको कोई इस तरफ खींचे, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तो आप ए से इस तरफ मूव कर रहे हैं, ए से आप इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो आपको कोई इस तरफ खींच रहा है। समझिए बात को, आप ए से इस तरफ मूव कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको इस तरफ कोई खींच रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो मोशन है वो इस तरफ हो जाएगा, आपका जो मोशन है वो इस तरफ हो जाएगा। आई बात समझ में? इसका मतलब कि मैं यहां जाता हूं और फिर यहां जाता हूं, इससे अच्छा मैं यहां से यहां चला जाऊं। मीन्स if I go from A to B and then from B to C, it is better to go from A to C, because इन दोनों मोशन का जो रिजल्टेंट, मतलब ये दोनों मोशन मिल करके जो एक्शन करेंगे वो अकेला मेरा, ये मान लो मैं इसको बोल दूं वेक्टर P, इसको बोल दूं वेक्टर Q, इसको बोल दूं मैं, तो ये वेक्टर P जो एक्शन करेगा और प्लस वेक्टर Q के साथ में मिलकर जो करेगा वो अकेला एक्शन, वो अकेला जो इफेक्ट है वो मेरा वेक्टर इन दोनों का ये जो रिजल्टेंट है ये करता। ये बात समझ में आई आपको? मतलब कि मैं A से B जाऊं, B से C जाऊं, इससे अच्छा है कि मैं A से C सीधा चला जाऊं। दिस इज ए बेटर है,
दिस इज ए बेटर आइडिया। तो यही जो मेरा कंसेप्ट है, यही जो हमारा कंसेप्ट, यही शेप करता है हमारे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, अब देखते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर मेरा क्या बोलता है कि if two vectors are represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle। देखिए मैं आपको साथ के साथ ड्रॉ करके बताऊंगा। if two vectors are represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle, then the third side of the triangle will represent both in magnitude and direction the resultant of these two vectors। मतलब कि अगर मैं किसी दो वेक्टर्स को किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट करूं तो, और देखो किस तरीके से, टू वेक्टर्स टेकन इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब ये होता है बच्चों कि एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल ज्वाइंट होनी चाहिए। तो if two vectors are represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then the third side of the triangle will represent the resultant of these two vectors taken in the opposite order। तो रिजल्टेंट क्या होगी अपोजिट ऑर्डर के अंदर, कि अगर दो वेक्टर्स को मैं किसी ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर दूं तो जो तीसरी साइड होगी, और वो दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में होने चाहिए, तो जो तीसरी साइड जो कि अपोजिट ऑर्डर के अंदर होगी वो इन दोनों वेक्टर्स की रिजल्टेंट बनेगी। यही मेरा ट्रायंगल लॉ बोलता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एक सिंपल सी चीज में आपको एक सिंपल सा फिनोमेना आपको लगा के बताता हूँ, इसके अंदर फिर आपको ये चीज समझ में आएगी कि मान लीजिए ये जो साइड है ये 4 मीटर्स है, ये वेक्टर है ये मेरा 4 मीटर्स है। मान लीजिए आप एक पॉइंट था ए से बी गए और बी से सी गए, तो आप ए से बी 4 मीटर गए और बी से सी 3 मीटर गए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा ये। तो इस रिजल्टेंट को मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ, इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर सिंपल पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, तो वही अपने लगा सकते हैं। बिकॉज दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, आप सबको दिख रहा होगा दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैं अगर पाइथागोरस सिंपली पुट कर सकता हूँ। तो मुझे फाइंड करना है एसी रिजल्टेंट, एसी फाइंड करना है जो कि मेरी रिजल्टेंट है। तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट क्या करूंगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करूंगा बेटा, क्या करूंगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब कितना 16, अंडर रूट 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 होता है 25, 25 का अंडर रूट आपका आएगा 5, तो ये आपका निकलेगा 5 मीटर। सो फ्रॉम गोइंग ए, मैं ए से बी जाऊं और बी से सी जाऊं, इससे ज्यादा कन्वीनियंट है कि मैं से सी चला जाऊं। दैट मीन्स कि द एक्शन दिस टू वेक्टर्स विल डू कंबाइंड is enough to be done by their resultant। उनका जो रिजल्टेंट है, जो एक्शन ये दोनों मिलकर परफॉर्म करेंगे, वही सेम एक्शन ये उनका रिजल्टेंट परफॉर्म कर देगा। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ के अंदर आपको एक बात को ध्यान रखनी पड़ेगी कि वेक्टर्स क्या है सेम ऑर्डर में हो, मतलब कि एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल जुड़ी हुई है, they are in the same order, then the opposite side taken in the opposite order, taken in the third side taken in the opposite order will serve as the resultant of these two vectors। यही मेरा ट्रायंगल लॉ बोलता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगर आपसे बोला जाए कि आप इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी निकालो, तो रिजल्टेंट मैंने आपको पहले बताया था सभी के सभी जितने भी एंगल्स है किसके साथ मेजर होंगे, एक्स एक्सिस के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में थीटा बेटा, ध्यान रखने की बात है। एक्स के बाद में थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। tan थीटा p by h p upon b perpendicular upon base 3 upon tan थीटा, सॉरी थीटा
3/4, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी बेटा? थीटा की वैल्यू निकल जाएगी 10 इनवर्स 3/4। ये बात आप ध्यान में रखिए कि आप यहाँ पे इससे थीटा भी फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरा ट्रायंगल है, जो मेरे वेक्टर्स है, वो सेम ऑर्डर के अंदर लिए गए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो थर्ड साइड टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर विल बी द रिजल्टेंट। इस बात को अब अपने आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं, जो कि मेरा लॉ है, जिसको मैं बोलता हूं पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का पैरेललोग्राम। अब ये क्या बोलते हैं? डेफिनेशंस को ध्यान में रखिए, उनको अच्छे से सुनिए और उनको दिमाग में रखिए। तो ये बोलता है, मैं साथ के साथ ड्रॉ करूंगा आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करने के साथ साथ। इफ टू वेक्टर्स एक्ट एट ए सेम पॉइंट, अगर दो वेक्टर सेम पॉइंट के ऊपर एक्ट करें, मतलब उनका इनिशियल पॉइंट सेम। इफ टू वेक्टर्स एक्ट एट सेम पॉइंट, if two vectors act at same point and can be represented by the two sides of a parallelogram. If two vectors act at a same point and can be represented by the two sides of a parallelogram, मैं पैरेललोग्राम पहले कंप्लीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। Then the resultant will be given by the diagonal of that parallelogram, ठीक है। जो रिजल्टेंट होगी वो कौन बनेगी? The diagonal of this parallelogram, and that will represent the magnitude and direction of the resultant of these two vectors, and that diagonal must pass through this point. मतलब कि if two vectors acting at a same point are represented both in magnitude and direction by the two sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram will represent both in magnitude and direction the resultant of these two vectors passing through this point. That diagonal must pass through this point. तो ये जो डायगोनल है, ये क्या है? मेरी रिजल्टेंट बनेगी। ट्रायंगल लॉ के अंदर आपने देखा होगा कि दोनों जो दो वेक्टर्स थे, वो दोनों वेक्टर्स क्या थे? वो दोनों वेक्टर्स क्या थे कि हेड टेल जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे टेल से टेल अटैचमेंट, टेल से टेल अटैच्ड है। इस केस के अंदर ये दोनों वेक्टर्स क्या है कि मान लो इसको मैं बोल दूं वेक्टर P, इसको मैं बोल दूं वेक्टर Q, ये A, ये B, ये C। तो क्या होगा कि ये दोनों वेक्टर्स इस पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं, तो ये जो डायगोनल इसी पॉइंट के ऊपर बने हुए दोनों वेक्टर्स, और इसी पॉइंट से निकलने वाली जो डायगोनल है वो इन दोनों वेक्टर्स की क्या है कि रिजल्टेंट बनेगी। इस बात को अपने क्या है कि सिंपली ट्रायंगल लॉ से भी समझ सकते हैं। देखिए OC, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, P प्लस Q मतलब OA प्लस OB। मैं इसी चीज को इस तरीके से लिखूं, OA प्लस AC। किससे? देखिए ये दोनों पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं, तो ये दोनों इक्वल होने वाली है। और मैंने आपको पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स भी बताया है, तो पैरेलली अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो कुछ फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए वही मेरा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ यहाँ पे आप लिख सकते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ क्या हो जाएगा? OA प्लस AC, OA प्लस AC, इसका रिजल्टेंट क्या बनने वाला है? ऑटोमेटिकली OC, जो कि किसके बराबर होगा? R। तो इस चीज को अपने ट्रायंगल लॉ से भी समझ सकते हैं।
ठीक। अब अपने क्या है, इसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो एक बात मैंने आपको बोली थी ट्रायंगल लॉ के अंदर, कि ट्रायंगल लॉ के अंदर जो दोनों वेक्टर्स हैं वो दोनों क्या है 90 डिग्री के ऊपर होते हैं, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री के ऊपर होते हैं। लेकिन तो वहां पे अपने क्या है कि अपने राइट एंगल का कंसेप्ट अपने अप्लाई करते हैं, अपनी सिंपली पाइथागोरस अपने पुट कर देते हैं, पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं और अपना काम जो है वो बन जाता है। लेकिन इस केस के अंदर बच्चों थोड़ा देखो ध्यान से कि मेरे जो दोनों वेक्टर्स हैं वो 90 डिग्री के ऊपर नहीं है, मेरे जो दोनों वेक्टर्स हैं वो 90 डिग्री के ऊपर नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिंपल पाइथागोरस नहीं अप्लाई कर सकता। मैं चाहे इस वेक्टर को P Q इसको मैं पैरेलली शिफ्ट भी कर लूं यहाँ पर, यहाँ पे अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करके भी लेके आता हूँ तो भी मेरे पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता। इसकी वजह से मैं सिंपली पाइथागोरस अप्लाई नहीं कर पाता हूँ। इस बात को जो दिमाग में रखना है। तो हमें अपना काम बनाने के लिए कुछ छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो दिमाग हमें क्या लगाना है वही अपने देखेंगे कि मेरे पास में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है, मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है भाई इस केस के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करूंगा, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेता हूँ। इस पॉइंट को मैं देता हूँ D। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पर फॉर्म कर लिया है, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, तो आप देखिए, तो आप देखिए इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ACD, इस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर आप देखिए, इस छोटे वाले ट्रायंगल ACD के अंदर आप देखिए क्या होगा कि मैं क्या यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब CD अपॉन AC, CD अपॉन AC को बेटा मैं लिख सकता हूँ, AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, OB के बराबर। AC को मैं OB के बराबर तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम लिख सकता हूँ। और OB मेरा क्या है, वेक्टर Q। तो यहां से CD की वैल्यू क्या निकल के आती है, Q sin थीटा। उसी तरीके से अगर मैं cos थीटा फाइंड आउट करना चाहूँ, उसी तरीके से अगर मैं cos थीटा फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, देखो cos थीटा P by X D by बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है बेटा इस केस में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, AD अपॉन AC। अब किसी AC को मैं दोबारा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, OB, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। और OB किसके बराबर है, Q के, ऊपर भी अपने यूज किया Q के। तो यहाँ से AD की वैल्यू क्या निकल जाती है बेटा, AD की वैल्यू निकल जाती है Q cos। इन वैल्यूज को मैं बेटा उठा के एक बार यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा सही। Q sin Q cos। अब एक चीज में और यहाँ पे लिखूंगा, ये आपको लाइन दिख रही है OD, तो मैं क्या OD को लिख सकता हूँ, OD को मैं लिख सकता हूँ OA प्लस AD, OA प्लस AD। और OA किसके बराबर है, P के, प्लस AD किसके बराबर है,
क्यू साइन थीटा। तो मैं इस बात को भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी कॉस थीटा। इसको मैं मिटाऊं, अब देखो बेटा, तो इसके अंदर बेटा अपने देखेंगे, क्या देखेंगे, इस बार अपने और क्या, अपने पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म है, ठीक है। इन वैल्यूज को अपने फाइंड आउट कर लिया। तो अब आ जाओ इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर, किसमें, OCD के अंदर। OCD के अंदर आप आ जाइए। तो अब क्या होगा, इसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपने अपना पाइथागोरस थ्योरम सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे अपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। OC इक्वल्स टू अंडर रूट किसका, OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो OC किसके बराबर बनेगा, R रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के बराबर होगा तो मैं तो क्या लिखूंगा, OD की वैल्यू क्या है, P प्लस Q cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस Q साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, मैं इसको A प्लस बी की होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करूंगा। तो ये क्या बनेगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा प्लस साथ में ही प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो बेटा Q स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ लेके आएंगे, तो इसको अपने लिख लेते हैं, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर वाली टर्म्स को, ये Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टर्म्स को एक साथ लिखेंगे और Q स्क्वायर को बाहर कॉमन लेंगे। तो Q स्क्वायर अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा किसके बराबर होता है, 1। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस, ये फॉर्मूला अपन क्या है, और ये फॉर्मूला मेरा किसका निकल के है, रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये। अगर मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैं क्या फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, R इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा का फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा और मेरे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड आउट हो जाएगा। इस बात को अपने इस तरीके से वो लिखते हैं, इस बात को अपने लिखते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला निकल के आया है पैरेललोग्राम लॉ का, वो क्या है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, P प्लस Q का रिजल्टेंट किसके बराबर रहेगा, किसके बराबर होगा भाई, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। यही क्या है मेरा फॉर्मूला। चलिए इसके बाद में थीटा यहां बनेगा, दिस इज दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा यहां बनेगा। तो अब मुझे मेरे रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी पता करनी है। अगर मुझे मेरे रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकालना हो तो मैं मान लूं कि मेरा रिजल्टेंट अल्फा एंगल,
अल्फा एंगल बनाता है किसके साथ, पॉजिटिव एक्स। एवरी मैंने हमेशा पहले बताया था हर एक एंगल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ में मेजर करना है। तो इफ माय रिजल्टेंट मेक्स अल्फा एंगल विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और इसको हम यही लिखते हैं कि इसको हम लिखते किस तरीके से हैं कि माय रिजल्टेंट मेक्स अल्फा एंगल विद वेक्टर टी। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे अपने इसको, अल्फा एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैं लिखूंगा tan अल्फा। इस बड़े ट्रायंगल में देखिए tan अल्फा की क्या वैल्यू होगी, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने परपेंडिकुलर फाइंड किया था, वो किसके बराबर था, q sin थीटा के, और ये जो नीचे की साइड थी ये किसके बराबर थी, ये थी q cos थीटा। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, देखिए भाई परपेंडिकुलर है मेरा ये पॉइंट डी था, OC अपॉन OD, और OC की वैल्यू किसके बराबर है, q sin थीटा की। और OD को ये देखिए OD ये रहा, तो OD को मैंने लिखा था OA प्लस AD, और दोनों को मैंने मिला के लिखा था P प्लस Q cos थीटा। तो OD की वैल्यू क्या निकल के आई थी, P प्लस Q cos थीटा, P प्लस Q cos थीटा। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। मुझे रिजल्टेंट का अगर एंगल फाइंड करना हो, मैं क्या फॉर्मूला लगा पुट करूंगा, q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। तो ये आपके फॉर्मूलाज हो गए। इसके ऊपर अपने कुछ स्पेशल केसेस एक या दो देखेंगे, वो आप समझ लीजिए, स्पेशल केसेस आप समझ लीजिए। अगर मेरे दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल वो हो 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या है, वेक्टर्स आर पैरेलल, वेक्टर्स आर पैरेलल। तो मैं क्या पुट करूंगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 1, cos 0 की वैल्यू 1। तो ये क्या बनेगा, P प्लस Q का होल स्क्वायर, बाहर मुझे क्या मिलेगा, P प्लस Q। यही अपनों ने यूज किया है कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स को सॉल्व करने के लिए। सिंपल वेक्टर एडिशन दोनों का, वेक्टर एडिशन अरिथमेटिक एडिशन नहीं, वेक्टर एडिशन दोनों का, इस बात को आप समझेंगे। अगर मेरा थीटा हो 90 डिग्री होगा, तो मैं क्या पुट करूंगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 90। cos 90 क्या होता है भाई, 0। मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, सिंपल पाइथागोरस का। आ गया निकल के। थीटा 180 डिग्री हो तो वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, मतलब एंटी पैरेलल। अपोजिट डायरेक्शन है ना, एंटी पैरेलल वेक्टर, ध्यान दीजिएगा भाई। तो थीटा मैं पुट कर रहा हूं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 डिग्री माइनस का 1। तो भाई क्या बनेगा ये, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq
मतलब p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, बाहर मुझे क्या मिलेगा, होल स्क्वायर हटेगा तो भाई प्लस माइनस p माइनस क्यू, प्लस माइनस p माइनस क्यू। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि एक बार अंदर प्लस जाएगा, एक बार अंदर माइनस जाएगा, मतलब रिजल्टेंट के लिए क्या लिखूंगा, p माइनस क्यू और q माइनस p। तो आगे बात बच्चों समझ में। तो ये अपना था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इस लॉ के ऊपर और ट्रायंगल लॉ के ऊपर मोस्टली जो क्वेश्चंस जो अपने फॉलो करते हैं वो क्या है कि ट्रायंगल लॉ के ऊपर अपने को कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने के लिए मिलेंगे, लेकिन क्या है कि हमेशा दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं रहेगा। तो इसके लिए आप पैरेललोग्राम लॉ का आप ज्यादा यूज करोगे, आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे इसके ऊपर करने के लिए। तो इसके अंदर क्या है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूलाज ड्राइव कर चुके हैं। इसके बाद में बच्चों हम सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे। आपको स्टार्टिंग में बताया गया था किस तरीके की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए अपने वेक्टर सीख रहे हैं, तो उस टाइप की क्वेरीज के ऊपर एक क्वेश्चन तो बनता है। तो देखिए, मैंने आपसे पूछा था अगर कोई स्विमर अपोजिट टू द रिवर करंट फ्लो कर रहा हो तो वेलोसिटी सब्सट्रैक्ट हो जाती है, और अगर रिवर करंट एंड स्विमर की डायरेक्शन सेम हो तो वेलोसिटीज ऐड हो जाती है, रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें मिल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब कि क्या हो, हमें रिवर फ्लो कर रही है और हमें अक्रॉस द रिवर स्विम करना है। तो ऐसे केस का एक क्वेश्चन देखेंगे अपने, और आपको मजा आएगा ये क्वेश्चन करने के अंदर। आपको पता लगेगा कि हमने जो कंसेप्ट बिल्डअप किया है वो एक्चुअली हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखिए बच्चों कि एक रिवर है जो कि 3 किलोमीटर पर आवर से इस तरफ फ्लो कर रही है। एक स्विमर है जिसकी वेलोसिटी स्टिल वाटर की, ध्यान रखिए, एक स्विमर है जिसकी वेलोसिटी स्टिल वाटर के अंदर कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है, इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। और ये जो रिवर है ये कितनी वाइड है, 1 किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर हमें ये बोला जाता है कि एग्जैक्टली फाइंड आउट करिए कि देखिए जब वो स्विमर यहाँ से स्विम करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो उसको इस डायरेक्शन में लेके जाएगी, लेकिन जो रिवर करंट है वो उसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा। तो वो अगर इस पॉइंट ए से चलता है और बी पे उसे जाना है तो वो क्या करेगा, हमेशा बी पॉइंट पे पहुंचने की बजाय हमेशा थोड़ा आगे पहुंच जाएगा। लेट्स से एट ए पॉइंट हमेशा इस रिवर करंट की वजह से आगे पहुंच जाएगा, और यही हमें फाइंड आउट करना होता है कि वो कितना आगे पहुंच जाता है, ठीक है। और इस चीज से हमारी क्या बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, मान लो अगर मैं ये बोल दूं आपको कि भाई रिवर 3 किलोमीटर पर आवर से इस तरफ चल रही है और मुझे इस पॉइंट ए से बी की तरफ जाना है, ठीक है। लेकिन अभी ये तो सिंपल सा केस हो गया। अगर पता लगे कि इस तरफ में बोल दूं कि क्रोकोडाइल्स है, इस तरफ में क्रोकोडाइल्स है और इस तरफ में भी क्रोकोडाइल्स है, तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए ना कि भाई अभी हमें कितना उधर फ्लो करना पड़ेगा। अभी अपनी अगर यहाँ पे अगर फिजिक्स खराब हुई तो अभी ये क्रोकोडाइल्स अपनी बायोलॉजी खराब कर देंगे, ठीक है। तो इन क्रोकोडाइल्स के साथ में अपनी केमिस्ट्री बिठाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, अपने को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मुझे किस तरफ स्विम करना है और मैं किस तरफ
स्विम करूंगा तो मैं किस तरफ पहुंचूंगा, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आगे करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो अभी अपने इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर से। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहे हैं कि रिवर 3 किलोमीटर पर आवर से इस तरफ फ्लो कर रही है और जो स्विमर है वो स्टिल वाटर, रुके हुए पानी के अंदर 4 किलोमीटर पर आवर से क्या है, स्विम कर पाता है। और ये जो रिवर है ये कितनी है, 1 किलोमीटर है। तो सबसे पहली चीज जो उसने पूछी है वो उसने पूछी है टाइम टू क्रॉस द रिवर, इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा स्विमर। दूसरी बात कि हाउ फार ही विल गो फ्रॉम हिज एक्चुअल पोजीशन, हाउ फार ही गोज फ्रॉम हिज एक्चुअल पोजीशन। मतलब उसे पहुंचना बी पे था पर वो कितना आगे पहुंच जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं इस मोशन को बच्चों ध्यान रखिएगा, पहली चीज अपने निकाल रहे हैं, टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो सबसे पहली बात मैं कहां से स्टार्ट करता हूं कि मैं इस स्विमर के मोशन को दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूं। एक मोशन जो उसके खुद का हो, यहाँ ए से बी की तरफ, वो नॉर्मली जाएगा ना रिवर को क्रॉस करने के लिए। उसको रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी तो वो नॉर्मली स्विम करेगा रिवर करंट के नॉर्मली स्विम करेगा। तो एक मोशन उसका वाई में, एक रिवर का जो करंट है वो उसको इस तरफ पुश करेगा, तो इसका एक मोशन एक्स। आगे पास में अब क्या करेंगे कि देखिए इस रिवर को क्रॉस करने के लिए मुझे ये 3 किलोमीटर वाले जो पुश है, जो 3 किलोमीटर का जो रिवर मुझे पुश देगी उसकी मुझे जरूरत नहीं। मुझे एक्चुअली क्या करना है, मेरा काम है इस 1 किलोमीटर के रिवर को क्रॉस करना है और मुझे उसके लिए नॉर्मली ही स्विम करना पड़ेगा। तो मैं जब इस डायरेक्शन में जाऊंगा, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है तो मैं इस डायरेक्शन की वेलोसिटी का यूज करूंगा। तो मैं टाइम निकालूंगा। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड जो भी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर। और इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या है, इस वाई डायरेक्शन में। देखो इस रिवर को क्रॉस करने के लिए मुझे वाई डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से मुझे क्या ऑब्टेन होगा बच्चों, किलोमीटर से किलोमीटर कटा 1/4 ऑफ आवर। 1/4 ऑफ आवर कितना होता है, आवर का 1 घंटे का चौथा हिस्सा 15 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 1/4 ऑफ आवर कितना आ जाएगा, 15 मिनट। आ गई बात समझ। अब चलिए आगे देखो, ठीक। अब नेक्स्ट चीज जो मुझे निकालने की तरफ कर रहा हूं, नेक्स्ट चीज जो मुझे निकालनी थी वो थी कि वो इस डायरेक्शन में कितना आगे मूव कर जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। तो वो डिस्टेंस होगी बेटा ये बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है, बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है इस तरफ, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो वो ट्रेवल कर जाएगा। तो उसको निकालने के लिए मुझे रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट्स। और इस तरफ की वेलोसिटी क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर जो रिवर की वेलोसिटी। तो मैं डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकता हूँ। डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा मैं बताइए। डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है। मुझे क्या करना है कि मेरा टाइम कितना निकला था, मेरे टाइम से मुझे क्या करना है, इस स्पीड को डिवाइड करना है। स्पीड, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम करने के लिए मैं क्या करूं, स्पीड क्या है इस डायरेक्शन में,
3 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम मुझे कितना लगने वाला है, मैंने पीछे निकाला था 1/4 ऑफ आवर 15 मिनट, तो मैं यहाँ पे आवर में, तो मैं इसको आवर में ही लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, इसको मैं आवर में ही लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, आवर से आवर गया, कितना मिला 3/4 ऑफ किलोमीटर। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 3/4 ऑफ किलोमीटर वैसे ही निकालना चाहिए बच्चा, वैसे निकाल ले, डिवाइड कर ले, क्या करोगे 0.30 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 2 फिर पॉइंट से 0 2 4 5 जा 20, 0.75 किलोमीटर, मतलब 0.75 किलोमीटर को एक्स्ट्रा इस तरफ में मूव कर जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपको मिलेंगे। इसी क्वेश्चन के अंदर आपने बहुत भी चीजें देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में अगर 3 किलोमीटर पर आवर की उसकी वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी थी, तो अगर मुझसे बोला जाए रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए, देखिए अपना ट्रायंगल लो, तो आप 4 और 3, तो आप रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी 5 किलोमीटर पर आवर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके अंदर आपको बहुत अलग अलग चीजें पूछी जाएगी। तो इन सभी कंसेप्ट का आप यूज कीजिए और इसको और अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।